आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के बीच कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान इतिहास के पहले चैप्टर का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। पहले पार्ट में हमने, चूंकि इस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो पहले पार्ट में हमने यह जाना था, हमने इन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा किया था कि राष्ट्रवाद क्या है और राष्ट्रवाद के पहले यूरोप की क्या स्थिति थी, निरंकुशवाद क्या है, कल्पनादर्श क्या है, जनमत संग्रह क्या है। इन महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम पहले पार्ट में चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब इस पार्ट में हम जानने का प्रयास करेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना कैसे जागृत हुई और सर्वप्रथम यूरोप में कहां राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई और ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जिसके कारण यूरोप के लोग राष्ट्रवाद का मार्ग चुन लिए। तो जैसा कि हम कक्षा 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि फ्रांस की क्रांति, हम जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति क्यों हुई, तो आज हम यहां पर चर्चा करेंगे राष्ट्रवाद की भावना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सर्वप्रथम राष्ट्रवाद की भावना कहां जागृत हुई थी, तो राष्ट्रवाद की भावना चूंकि लुई 16वां को उखाड़ फेंकने के लिए जनता ने विद्रोह कर दिया और जनता ने जब विद्रोह किया तो लुई 16वां को झुकना पड़ा और उनके प्रस्तावों को मानना पड़ा, संविधान को मंजूरी देना पड़ा और यहीं से फ्रांस में राजतंत्रीय शासन व्यवस्था की समाप्ति हो गई और प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की बहाली हो गई। तो सर्वप्रथम यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना कहां जागृत हुई थी, यह प्रश्न लिख लीजिए। तो यूरोप में, उत्तर में लिखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना सर्वप्रथम फ्रांस में जागृत हुई थी। फ्रांस में जागृत हुई थी। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना सर्वप्रथम कहां जागृत हुई थी, तो फ्रांस में। यह प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका उत्तर होगा फ्रांस। ठीक है। अब फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने, राष्ट्रवाद की भावना तो फ्रांस में जागृत हो गई, लेकिन फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने के लिए कौन से कदम उठाए। अगला प्रश्न है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने के लिए कौन से कदम उठाए। तो प्रश्न है और लिख लीजिए इसका उत्तर कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने के लिए निम्न कदम उठाए। और वे कदम कौन से थे भाई? फ्रांसीसी क्रांतिकारियों को विश्वास दिलाना था ना कि फ्रांसीसी लोगों को कि हम आपके हित के विषय में सोच रहे हैं, हम आपके कल्याण के विषय में सोच रहे हैं। हमारा उद्देश्य शासन करना नहीं है, हमारा उद्देश्य आपको इस दलदल से बाहर निकालने का है। तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने के लिए कौन से कदम उठाए? फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए कि राष्ट्रवाद के प्रति समर्थन प्राप्त करने के लिए
कौन से कदम उठाए, हम उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अकेला व्यक्ति राष्ट्रवाद नहीं ला सकता, समर्थन चाहिए सबका। तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने निम्न कदम उठाए फ्रांसीसी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने के लिए। पहला था समान अधिकार की बात करके, समान अधिकार की बात करके, समान अधिकार की बात करके। दूसरा पॉइंट क्या था, समान अधिकार की बात करके, और दूसरा पॉइंट था कि राजतंत्रीय झंडा को हटाकर नए राष्ट्रीय झंडे का प्रयोग करके। तो लिखिए, नए राष्ट्रीय झंडे का प्रयोग करके। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्हें यह आश्वासन दिया कि अब जो राजतंत्रीय झंडा है वह फ्रांस का झंडा नहीं है, उसके स्थान पर हम एक नया प्रजातांत्रिक झंडा ला रहे हैं और वही नया राष्ट्रीय झंडा होगा, वही राष्ट्रीय झंडा होगा। तो नया राष्ट्रीय झंडे का प्रयोग करके फ्रांसीसी लोगों ने फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों से समर्थन प्राप्त किया। और तीसरा जो था वह था स्टेट जनरल। स्टेट जनरल फ्रांस के, अगर फ्रांस की क्रांति में देखें और फ्रांस की स्थिति में देखें तो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। फ्रांस की दृष्टि से देखें तो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। स्टेट जनरल ही एक ऐसा था जो कि फ्रांस में क्रांति ला दी, क्योंकि 3 स्टेट जनरल थे। पहला था पादरी, दूसरा था कुलीन और तीसरा था कृषक। तो पहला जो पादरी और कुलीन था, पहला और दूसरा, वह करमुक्त थे। तीसरा स्टेट जनरल जो था कृषक, वह कर देता था, और वह कर पादरी को भी देता था, कुलीन मतलब अभिजात वर्ग के लोगों को भी देता था, और फ्रांस के सम्राट को भी देता था। तो उसी की स्थिति सबसे दयनीय थी। तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या किया कि स्टेट जनरल को समाप्त करके उसके स्थान पर नेशनल असेंबली का गठन करके, कि अब स्टेट जनरल नहीं रहेगा, अब उसके स्थान पर असेंबली, नेशनल असेंबली का गठन करके। इन तीनों पॉइंट को आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद अब हम आगे कुछ और महत्वपूर्ण है हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद क्या था कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना के लिए जो कदम उठाए, उसके बाद फ्रांसीसी लोगों ने इन क्रांतिकारियों का समर्थन किया, इन्हें सहयोग दिया। तो नेशनल असेंबली का गठन किया गया, तीसरा पॉइंट था। चौथा था कि शहीदों को सम्मान देकर
चौथा था शहीदों को सम्मान देकर। शहीदों को सम्मान देकर फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों से यह बात कही कि जो शहीद हुए हैं हम उनको पूरा सम्मान देंगे। उसके बाद पांचवा क्या था, नए राष्ट्रीय गीत का सृजन करके, नए राष्ट्रीय गीत का सृजन करके, नए राष्ट्रीय गीत का सृजन करके कि अब फ्रांस का नया राष्ट्रीय गीत होगा। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों से कहा कि अब नया राष्ट्रीय गीत होगा, अब वह राजतंत्रीय गीत नहीं रहेगा, यह प्रजातांत्रिक गीत रहेगा। दूसरा और छठा था नए, एक पॉइंट और था, नया भार और मानक की, भार और मानक की नई पद्धति अपनाकर, ठीक है, भार और मानक की नई पद्धति अपनाकर कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों से इतने वादे किए, हाँ, कि हम अब आपके लिए नया राष्ट्रीय गीत लाएंगे और भार और मानक की नई पद्धति अपनाएंगे, शहीदों को सम्मान देंगे, स्टेट जनरल को समाप्त करके उसके स्थान पर नेशनल असेंबली का गठन करेंगे और समान अधिकार, सबको समान अधिकार की बात करके, हाँ, और नया राष्ट्रीय झंडे का प्रयोग करके, इतने पॉइंट्स के साथ फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों से समर्थन प्राप्त किया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि जब फ्रांस क्रांति हुई, फ्रांस में राष्ट्रवाद का जन्म हो चुका था, प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना हो चुकी थी और राजतंत्रिक शासन व्यवस्था की समाप्त हो चुकी थी। फ्रांस के लोगों ने अपने सम्राट निरंकुश सम्राट था लुई 16वां, उसको मृत्यु दंड की सजा देकर, तो फ्रांस के लोगों में जब राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो चुकी, तो उसके बाद यूरोप के अन्य देशों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने के लिए फ्रांस के लोगों ने उकसाया। फ्रांस के लोगों ने कहा कि आप कदम बढ़ाइए, हम आपका पूरा समर्थन करेंगे आपके देश में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि मध्य वर्ग के जो लोग थे और जो छात्र थे, उन्होंने जैकोबिन क्लब की स्थापना की। जैकोबिन क्लब क्या था कि जैकोबिन क्लब की स्थापना के बाद फ्रांस के लोगों को या फ्रांस की सेना को यूरोप के अन्य क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। और उसके बाद क्या हुआ कि फ्रांस के साथ साथ यूरोप के अन्य देशों में भी राष्ट्रवाद की भावना जागृत होने लगी। लेकिन इसी दौरान फ्रांस में नेपोलियन का उदय हो गया। इसी दौरान फ्रांस में नेपोलियन का उदय हो गया। तो नेपोलियन कौन था? अगला प्रश्न है, नेपोलियन कौन था? तो अब इसमें लिखिए कि नेपोलियन कौन था। नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ था।
नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ था। और नेपोलियन ने सर्वप्रथम कहां आक्रमण किया था? अगला प्रश्न। ये सब नेपोलियन के उदय में ही लिखना है, लेकिन हम अलग अलग पॉइंट्स करके लिख रहे हैं कि नेपोलियन ने सर्वप्रथम कहां आक्रमण किया था। तो नेपोलियन ने सर्वप्रथम जर्मनी नेपोलियन ने सर्वप्रथम 1797 ईस्वी में 1797 ईस्वी में इटली पर आक्रमण किया था। और यहीं से नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत। आक्रमण किया। नेपोलियन का जन्म कब हुआ? नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ। हाँ, नेपोलियन ने सर्वप्रथम कहां आक्रमण किया? तो कब आक्रमण किया? 1797 ईस्वी में। कहां पर आक्रमण किया? इटली पर आक्रमण किया। और यहीं से नेपोलियन युद्धों की शुरुआत हुई। इतना पॉइंट समझ में आया होगा। यहां से अगर कोई भी प्रश्न छूट रहा है या कुछ भी डाउट हो तो उसे जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ, दिखाई दे रहा है। चलिए, अब नेपोलियन का, चूंकि फ्रांस में नेपोलियन का उदय हो चुका था, तो नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? अगला प्रश्न। हालांकि आपको इन्हें उदय में ही सब कुछ लिखना है, लेकिन मैं पॉइंट करके लिख रहा हूं ताकि अगर अलग से भी प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग भ्रम की स्थिति में ना रहें, उसका उत्तर आसानी से दे सकें। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो लिखिए, नेपोलियन 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बना। और सम्राट बनने के बाद नेपोलियन ने क्या किया? तो लिखिए इसी में कि सम्राट बनने के बाद नेपोलियन ने फ्रांस में प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को समाप्त करके राजतंत्रीय शासन व्यवस्था को लागू किया।
देखिए यहां पर क्या हुआ कि अभी फ्रांस जो कि प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को लागू किया था, फ्रांस में प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था आई थी, वह अभी पूरी तरह से खड़ा भी नहीं हुआ हो पाया था कि उसी बीच नेपोलियन का उदय हो गया। और नेपोलियन 1804 में फ्रांस का सम्राट बना। सम्राट बनने के बाद उन्होंने सर्वप्रथम क्या कदम उठाए कि प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को समाप्त करके उसके स्थान पर राजतंत्रीय शासन व्यवस्था को लागू किया, जो कि फ्रांस के लिए यह बहुत ही दुखद बात थी, क्योंकि फ्रांस के लोगों ने प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को अपना लिया था। हाँ, उसके बाद प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को अपना लिया था। उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है कि नेपोलियन का अंत कैसे हुआ। तो लिखिए नेपोलियन का अंत, हेडिंग डाल दीजिए और इसमें लिखिए कि नेपोलियन 1815 ईस्वी में, हमने अभी पिछले प्रश्न में चर्चा किया था हमने अभी पिछले प्रश्न में चर्चा किया था कि नेपोलियन के नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत कब हुई थी? 1797 ईस्वी में हुई थी, जो कि 1815 में जाकर रुका। कहा कि नेपोलियन 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध हार गया, नेपोलियन 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध हार गया। उसके बाद वाटरलू युद्ध हारने के बाद अब यहां से प्रश्न आ रहा होगा कि वाटरलू युद्ध में नेपोलियन हार गया तो उसका प्रतिद्वंदी कौन था? तो उसका प्रतिद्वंदी मित्र राष्ट्र थे जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। तो वाटरलू युद्ध में हारने के बाद उन मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन को कैद कर लिया और कैद करने के बाद सेंट हेलेना नामक टापू पर भेज दिया और जहां पर 1821 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। तो वाटरलू युद्ध हारने के बाद मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? रूस, ब्रिटेन, प्रसा, ऑस्ट्रिया। ने नेपोलियन को कैद कर लिया। कैद करके सेंट हेलेना नामक टापू पर छोड़ दिया। छोड़ दिया का मतलब है कि आजाद नहीं हुआ। छोड़ दिया, इतना लिख लीजिए। उसके बाद हम आगे लिखते हैं, इतना नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब इसके बाद
क्या हुआ कि जब सेंट हेलेना नामक टापू पर नेपोलियन को कैद करके रख दिया, तो वहीं पर इसके आगे से लिखिए, रख दिया, तो यहीं पर सन 1821 ईस्वी में नेपोलियन की मृत्यु हो गई। बताइए कि एक ही युद्ध हारा, कैद किया और मार दिया गया, और इसकी तुलना भारत के महानतम सम्राट समुद्रगुप्त से की जाती है। कितना इतिहास में किस तरह के हम लोगों के बीच गलत तथ्य प्रस्तुत किए हैं इतिहासकारों ने, कि नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से करते हैं, जबकि समुद्रगुप्त कभी कोई युद्ध हारा ही नहीं था, और नेपोलियन एक वाटरलू का युद्ध हारा और उसी में कैद हुआ, उसी में मार दिया गया, फिर भी इसकी तुलना समुद्रगुप्त से की जाती है। तो यहाँ पर इतिहासकारों पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो नेपोलियन को कैद किया गया, और कैद करने के बाद सेंट हेलेना नामक टापू पर रख दिया, छोड़ दिया, और यहीं पर सन 1821 ईस्वी में नेपोलियन की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो अब इसके बाद अगला जो प्रश्न है, नेपोलियन, चूंकि जब नेपोलियन सम्राट बना तो वह 39 राज्यों का एक महासंघ बना लिया था। वह 39 प्रदेशों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। तो इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए उन्होंने कुछ सुधार किए थे, कुछ नए नियम लाए थे। उसी के विषय में अब हम चर्चा करेंगे, जिसे हम नेपोलियन का सुधार कहेंगे। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम नेपोलियन के सुधार पर चर्चा करेंगे। चलिए, हेडिंग डाल लीजिए, नेपोलियन का सुधार। अभी इसके पहले मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाया था, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों के कारण हमें वह वीडियो डिलीट करना पड़ा। फिर से चलिए, हेडिंग डालिए, नेपोलियन का सुधार। नेपोलियन का सुधार। तो नेपोलियन चूंकि 1804 में फ्रांस का सम्राट बना, तो फ्रांस का सम्राट बनने के बाद इसने क्या किया कि फ्रांस में जो नागरिक संहिता थी उसको बदलकर नेपोलियन संहिता कर दिया। तो नेपोलियन ने 1804 ईस्वी में नागरिक संहिता को बदलकर नेपोलियन संहिता कर दी। ठीक है, नेपोलियन ने 1804 ईस्वी में नागरिक संहिता को बदलकर नेपोलियन संहिता कर दिया। उसके बाद अगला पॉइंट है
कानून के समक्ष सबको बराबर रखा, सबको बराबर रखा, कानून के समक्ष सबको बराबर रखा। और अगला जो पॉइंट है, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। फ्रांस के जो तीसरे स्टेट जनरल के लोग थे, उन्हें सबसे ज्यादा समस्या सामंती व्यवस्था से थी, क्योंकि सामंती लोगों की भी वह खेती करते थे या जमींदार हुआ करते थे। इनकी संख्या बहुत कम थी, लेकिन यह अधिक भूमि पर इनका मालिकाना हक था, जिसके कारण स्टेट जनरल के लोगों में काफी रोष था इनके प्रति। और तीसरे स्टेट जनरल के लोग सामंत जो हुआ करते थे, उनको सामंती कर देते थे, वह सामंती कर देते थे। तो नेपोलियन ने क्या किया कि हम सामंती व्यवस्था को ही समाप्त कर देते हैं। तो सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। उसके बाद किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शुल्कों से मुक्ति दिलाई। ठीक, यहां तक समझ में आया। कि नेपोलियन ने 1804 ईस्वी में नागरिक संहिता को बदलकर नेपोलियन संहिता कर दिया, कानून के समक्ष सबको बराबर रखा, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया, किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाए। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें अभी 2 पॉइंट और लिखने हैं। शहरों में कारीगरों की जो श्रेणी संघ का कारीगरों पर नियंत्रण था, उसको भी नेपोलियन ने समाप्त कर दिया। और यातायात और संचार के नए साधन भी नेपोलियन ने विकसित किया। शहरों में कारीगरों की कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया। कि शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया। हाँ, और अंतिम जो था वह था यातायात और संचार के साधन को विकसित किया।
विकसित किया। चूंकि देखिए नेपोलियन का जो साम्राज्य था वह 33 राज्यों में 39 राज्यों का एक संघ था। तो इतने बड़े राज्य को, इतने बड़े साम्राज्य को नियंत्रित करने के लिए यातायात और संचार के साधन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो नेपोलियन ने क्या किया कि यातायात और संचार के नए साधन विकसित किए। चूंकि इन राज्यों की अपने मुद्रा और माप तौल प्रणाली थी। हाँ, जैसे कि और इनके अलग अलग शुल्क हुआ करते थे। 1833 ईस्वी में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग तक जाने के लिए जो व्यापारी होते थे उनको 11 तरह का शुल्क देना पड़ता था। उन्हें 11 तरह का शुल्क देना पड़ता था, क्योंकि सभी स्थानों के अलग अलग मुद्राएं हुआ करती थी, अलग अलग शुल्क हुआ करते थे और माप भी अलग अलग हुआ करते थे। जैसे कपड़ा ही ले लीजिए, कपड़े का मापक रेले था। अब रेले जैसे यहाँ पर उसकी लंबाई चौड़ाई कुछ और है, तो दूसरे स्थान पर उसकी लंबाई चौड़ाई कुछ और होगी, उसके बाद अन्य स्थान पर कुछ और होगी। मतलब कि जो माप था, जो लंबाई चौड़ाई थी, वह भी घटती बढ़ती रहती थी। तो इसलिए नेपोलियन को यातायात और संचार के साधन को विकसित करना पड़ा और उसके बाद काफी परिवर्तन देखने को मिला। ठीक है, तो नेपोलियन का यहीं तक सुधार था। इतने महत्वपूर्ण सुधार के जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे, हमने उन सब पॉइंटों पर चर्चा किया। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उदारवाद और रूढ़िवाद, उनके विषय में चर्चा करते हैं, उसके बाद इस क्लास को समाप्त कर देंगे। चलिए, उदारवाद क्या है? प्रश्न लिखिए, उदारवाद क्या है? उदारवाद क्या है? हेडिंग डाल लीजिए, उदारवाद। लिखिए, उदारवाद लातिन भाषा के मूल शब्द लीवर से बना है। जिसका अर्थ आजादी होता है। जिसका अर्थ आजादी है। सामाजिक दृष्टि में उदारवाद का अर्थ व्यक्ति की आजादी से है। व्यक्ति की आजादी से है और राजनीतिक दृष्टि में उदारवाद का अर्थ सबको समान अधिकार है।
कि राजनीतिक दृष्टि में उदारवाद का अर्थ सबको समान अधिकार है। हाँ, अर्थ है सबको समान अधिकार या ऐसी सरकार जो सबकी सहमति से बनी हो। सबकी सहमति से बनी हो। ऐसी सरकार जो सबकी सहमति से बनी हो। ठीक है, तो उदारवाद का परिभाषा यही है। उदारवाद लातिन भाषा के मूल शब्द उदारवाद लातिन भाषा के मूल शब्द लीबर से बना है। इसे लिबरलिज्म भी कहते हैं। लीबर से बना है जिसका अर्थ है आजादी। सामाजिक दृष्टि में उदारवाद का अर्थ व्यक्ति की आजादी से है और राजनीतिक दृष्टि में उदारवाद का अर्थ सबको समान अधिकार से है। सबको समान अधिकार से है या ऐसी सरकार जो सबकी सहमति से बनी है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? कोई भी अगर डाउट होगा तो इसे जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब रूढ़िवाद क्या है? रूढ़िवाद क्या है? अगला प्रश्न है, इसे आप लोग लिख लीजिए। रूढ़िवाद देखिए, ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता हो, जो परंपरा संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता हो तथा तेज गति की बजाय धीरे धीरे क्रमिक गति पर बल देता। कि रूढ़िवाद क्या है? ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता हो तथा तेज गति की बजाय धीरे धीरे क्रमिक गति पर बल देता हो। रूढ़िवाद क्या है? ऐसे ही समझ लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति है, वो उसी व्यक्ति को वोट करेगा, चाहे वह समाज के लिए अच्छा करता हो या उसके लिए बुरा करता हो, लेकिन हम उसी को वोट करेंगे। यही रूढ़िवादिता है। हम यह काम करेंगे चाहे यह बुरा हो चाहे अच्छा हो, क्योंकि हमारे पूर्वज यह करते आए हैं तो हम इसे करेंगे। तो यही रूढ़िवाद है। तो रूढ़िवाद का मतलब हुआ ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता हो तथा तेज गति की बजाय धीरे धीरे क्रमिक गति पर बल देता हूं। ठीक है, और आज का इस क्लास का आखिरी प्रश्न है जूसेपी मेस्सीनी।
ज्यूसेपी मैथ्सिनी कौन था? लिख लीजिए। यह आपके अति लघुत्तरी में पूछा जाएगा प्रश्न। ज्यूसेपी मैथ्सिनी कौन था या ज्यूसेपी मैथ्सिनी पर टिप्पणी लिखिए। इसे आप हेडिंग डाल लीजिए। लिखिए, इसका जन्म 1807 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। जेनेवा में हुआ था। और यह कार्बोकारी है कि कार्बोनारी है? कार्बोनारी गुप्त संगठन का सदस्य था। इसने यंग इटली और यंग यूरोप नामक संगठन बनाया था। कि ज्यूसेपी मैथ्सिनी कौन था? तो ज्यूसेपी मैथ्सिनी का जन्म 1807 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था और यह कार्बोनारी गुप्त संगठन का सदस्य था और इसने यंग इटली और यंग यूरोप नामक संगठन बनाया था। यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि यंग इटली नामक संगठन का निर्माण किसने किया था? तो यंग इटली नामक संगठन का निर्माण ज्यूसेपी मैथ्सिनी ने किया था। यंग यूरोप नामक संगठन किसने बनाया था? तो यंग यूरोप नामक संगठन ज्यूसेपी मैथ्सिनी ने बनाया था। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चूंकि यह चैप्टर बहुत बड़ा है और इस चैप्टर को हम अगले 2-3 क्लास और करना पड़ेगा इसको, चूंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है तो इसे बहुत गहराई से पढ़ना जरूरी है। हाँ, इसीलिए हम इसे 4 से 5 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। यहाँ से अगर कोई भी डाउट होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम वहीं पर वह डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, इसे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।